जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे में जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी में, उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल कंप्लीट हो चुका है और बहुत जगह ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है और बहुत जगह स्टार्ट होना बाकी है। दोस्तों जो वैकेंसी आई थी उस समय, इस बार जो वैकेंसी थी, एक बार 2018 में आई थी और इस बार दोनों के आप देखे होंगे नेम ऑफ पोस्ट में तो काफ़ी डिफरेंस देखने को आपको मिला होगा। तो दोस्तों जो इसमें 17 पोस्ट के लिए इस बार आवेदन मांगा गया था। इन सारे पोस्टों में जो टॉप 5 पोस्ट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। अगर आप में से किसी भाई बहन ने इंडियन रेलवे में ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दिया होगा तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको इस जितनी भी पोस्ट है उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको दे सके। दोस्तों मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ, इस बेरोजगारी के दौर में बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत ज़्यादा होशियार होंगे पढ़ने में, उनको ग्रुप डी में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने अप्लाई इसलिए किया होगा क्योंकि उनको पता है बेरोजगारी का दौर है और इस दौर में गवर्नमेंट सर्विस में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कोरोना के बाद एज लिमिट का इशू है बहुतों के पास, इसलिए उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो वो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी गवर्नमेंट सर्विस में आ जाए। तो दोस्तों सही भी है, अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप फिजिकल मेडिकली फिट है तो आप ज्वाइन करिए। उसके बाद आप बहुत सारे रास्ता आपके सामने खुलते हुआ नज़र आएगा। अगर नहीं ज्वाइन करते तो अगर आपके पास इतनी कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम दूसरा सर्विस मेरा निकल ही जाएगा तो अलग बात है, लेकिन मेरी राय में अगर आप बात करें तो जो भी पद आपको मिलता है उसमें ज़रूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आपको बात करने वाले टॉप 5 पोस्ट, जिसमें अगर आपको मिलता है तो ग्रुप डी में आपको एज ए वर्कलोड के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कि कितना आपको बेनिफिट होने वाला है, इन सब चीज़ों के में हम लोग बात करें। सबसे पहले देखिए, ये देखिए हमने जो टॉपिक आपको लिया है आप सामने देख पा रहे होंगे कि जब टॉप 5 पोस्ट एज पर वर्कलोड इन ग्रुप डी, यानी टॉप 5 पोस्ट कौन है जिसमें वर्कलोड कम है। अब देखिए ग्रुप डी में जाएंगे, मुझे पता है सर्विस में तो आप जाएंगे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मेरा खुद का 2.5 से 3 साल का ग्रुप डी में एक्सपीरियंस है। इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब उसमें जाएंगे, अच्छी बात है, सबको लगेगा कि आप सर्विस में आ गए, घर परिवार सभी लोग खुश होंगे, लेकिन रियलिटी आपके सामने एकदम अलग होगा। आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आप अपने आप को रास्ता ढूंढेंगे कैसे निकला। तो उन सब कड़ी में हम आपको अपने जो एक्सपीरियंस के आधार पर हम बताने वाले। तो जो टॉप 5 पोस्ट अगर इनमें से आपको मिलता है तो आपको टाइम अच्छा आसानी से मिल जाएगा एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। टाइम अदर में मिलता है, लेकिन अब ग्रुप डी का पद है तो उसमें बहुत ऑफिशियल कम तो होगा नहीं, आपको फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। इस हिसाब से आप थक जाते हैं, अपना परफॉर्मेंस, अपना आगे की एग्जामिनेशन की तैयारी में उतना वक्त नहीं दे पाते। तो इस रिगार्डिंग में वो टॉप 5 पोस्ट कौन से जिसमें आपको अच्छे से टाइम दे पाएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए, टोटल जो पद थे जिसके लिए आवेदन इस बार मांगा गया था, टोटल 17 पद है। इन 17 पदों के लिए उन्होंने आवेदन मांगा है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट। देखिए सबसे पहले देखिए ये कैटेगरी नंबर, इसमें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ पोस्ट है और रेलवे का जो जोन है उसका शॉर्ट वो है और डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में है। असिस्टेंट वर्कशॉप है मैकेनिकल में, उसी प्रकार CNW है मैकेनिकल में, आप देख सकते हैं असिस्टेंट डिपोट है। तो इन सभी में टॉप 5 पोस्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको आगे बताएंगे कौन सा पोस्ट आपको मिलता है तो क्या करने से किस तरीके से आप आसानी से निकल पाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहला पद जो हमने लिया है उसमें असिस्टेंट पॉइंट्समैन का लिया है। इसके पीछे देखिए रीजन क्या है, एक तो टाइम वर्क का, कितना आपको टाइम मिल पाएगा, दूसरा आपका प्रमोशन का, तीसरा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का, फोर्थ आपका लाइफ स्टाइल का। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने इन टॉप 5 को चुना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने इसलिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन को सबसे पहले इसलिए रखा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें। बहुत लोग बोलेंगे जो वर्कशॉप है वो पोस्ट सबसे अच्छी बात है, पोस्ट कोई भी खराब नहीं। मैं आपको बताऊंगा रीजन कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन को हमने क्यों लिया है। देखिए सबसे पहले इसका वर्क देख लीजिए क्या होगा। जो भी आप अगर असिस्टेंट पॉइंट्समैन के रूप में सिलेक्ट होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो स्टेशन होगा, स्टेशन में आप स्टेशन मास्टर के साथ आपका वहाँ पर पोस्टिंग होगा। तो ऑन ड्यूटी जो भी स्टेशन मास्टर के अधीन सभी कार्य बताए गए निर्देशों का पालन करना। इसके तहत क्या होगा, जैसे गाड़ी स्टेशन पर आई, कोई लोकल ट्रेन आई या कोई एक्सप्रेस ट्रेन, अगर जो गार्ड को कुछ देना है, कुछ क्वेश्चन ऑर्डर देना है, जो ड्राइवर को कुछ आगे का बताना है, तो आप उसका काम भी आपको ही करना पड़ेगा। कभी फेलियर आता है तो फेलियर में आपको जाकर चेक करना है, जो ट्रैक है, ट्रैक पे जो पॉइंट्स होता है, जो पटरी को इधर से उधर मूव कराता है, उसमें अगर कोई पत्थर है तो सबसे पहले आपको ही विजिट करके जाकर देखना पड़ता है। ठीक है, सभी प्रकार के संटिंग कार्य को भी आपको करना है। संटिंग कार्य क्या होता है, जैसे ये डब्बा है, इस डब्बा को इससे ज्वाइंट करना पड़ता है। देखते होंगे जो पीछे ऐसे ज्वाइंट वाला काम होता है वो भी एक पॉइंट्समैन ही करता है। बहुत पहले देखिएगा आप पटरी के पास आप देखते होंगे ऐसे जो नल का जैसा ऊपर एक
हैंडल टाइप रखा था, उसको ऐसे खींच के पटरी को इधर से उधर करते थे। आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी मोटर के आधार पर हो गया। ये पटरी होता है, इसके बगल में आप देखते होंगे एक मोटर का डब्बा लगा होता है, वो ऑटोमेटिक अब पटरी इधर से उधर होने लगा है। तो वो वहाँ पे स्टेशन मास्टर है, वो ऐसे की को मूव करता है और इधर मूवमेंट हो जाता है। तो पहले वो भी काम, जो खींचने का काम भी, वो भी पॉइंट्समैन क्या करता था। लेकिन अभी बेसिकली सेंटिंग कार और जो भी ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर उनको बताते हैं वो करना पड़ता है। साथ ही साथ स्टेशन के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब गाड़ी कितने बजे आई, कितने बजे आउट हुआ, ठीक है, कोई भी अगर फेलियर आता है तो जो एंट्री होता है उसका, इन सब जो दस्तावेज होते हैं स्टेशन के अंदर, सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रहते हैं एवं सुसज्जित रखते हैं, ताकि कभी भी कोई अधिकारी आए, विजिट आए तो इनको देख रेख करते हैं। स्टेशन मास्टर के तहत ये वर्क करते हैं। देखिए, ड्यूटी के दौरान अगर पॉइंट्स फ्लैश होता है तो तुरंत पॉइंट्स पर जाना और इन्फॉर्म करना। हमने आपको बताया ये पटरी होता है, इसके बगल में जो देखिए मोटर जैसा लगा होता है, और जहाँ से देखिए पटरी ऐसे मूव करता है दूसरे ट्रैक पर जाके ऐड हो जाता है, तो वहाँ पे जो पटरी का मूवमेंट होता है वहाँ मोटर लगा होता है। कभी क्या होता है उसमें अगर 5 mm से ज़्यादा का कोई पत्थर उसमें आ जाता है तो फ्लैश करता है। फ्लैश का इंडिकेशन होता है कि मास्टर को पता चलता है कि ये पटरी अभी सही नहीं, इस पर हम ट्रेन नहीं ले सकते। ऑन दैट टाइम जैसे ही फ्लैश होता है तो सबसे पहले वो पॉइंट्समैन को भेजते हैं कि जाइए भाई आप जाकर एक बार देख कर आइए क्या है। अगर वो देखते हैं कि नहीं यहाँ कोई पत्थर नहीं, फिर भी फ्लैश कर रहा है, तो फिर वो फाइनली सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, फिर SNT वाले आकर उसको सॉल्व करते हैं। तो इनिशियली आपको जाकर कंफर्म करना पॉइंट्समैन का ही काम होता है। इस प्रकार के छोटे छोटे बेसिक्स बहुत सारे वर्क जो होते हैं वो पॉइंट्समैन का होता है। अब पॉइंट्समैन को हमने अच्छा क्यों बोला, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, असिस्टेंट पॉइंट्समैन का बेनिफिट क्या है। देखिए, एक तो आपको जो अभी आप ओपन वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो रहे हैं, उसका जब आप सर्विस में आ जाएंगे तो आप किस में आ जाएंगे, तो फिर आपका जोनल वैकेंसी निकलेगा, जिसको GDC के नाम से जानते हैं, GDCE। तो इसकी वैकेंसी आएगी तो जो उस जोन में जितने भी एम्प्लॉय हैं वो उसमें आवेदन कर पाएंगे। उसके लिए कोई ऐसा नहीं होगा कि ये डिपार्टमेंट वाले वो डिपार्टमेंट वाले कर। लेकिन वही आपने सुना होगा, एक जोन होता है और एक डिवीजन होता है, यानी मंडल होता है, यानी एक जोन में बहुत सारे मंडल होता है। अगर वहाँ पर वैकेंसी अगर डिवीजन के रूप में आया है, डिवीजन वाइज अगर आया है डिपार्टमेंटल, उस समय देखिए अगर आप देखते होंगे जो स्टेशन मास्टर का अगर वैकेंसी आता है डिवीजन लेवल पे, हम जोन लेवल की बात नहीं करें, ऑन दैट टाइम असिस्टेंट पॉइंट्समैन वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। उस समय ट्रैकमैन वाले, SNT वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी उनके लिए स्टेशन मास्टर बनने का रास्ता जो डिपार्टमेंटल लेवल पे होगा, जो LDC लेवल पे होगा, जो आपका डिवीजन लेवल पे होगा, उसमें अदर डिपार्टमेंट वाले अप्लाई नहीं कर पाते। बेसिकली ट्रैकमैन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। SNT वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे और मैकेनिकल पद वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि आप जाते हैं, आपका 3 साल सर्विस होता है, आपका अगर फॉर्म निकलता है, अगर डिवीजन लेवल पे कंपटीशन भी कम हो जाता है और फाइनली आप स्टेशन मास्टर बन जाते हैं, गार्ड बन जाते हैं, आसानी से लेवल 5 एंड लेवल 6 में जा सकते हैं। साथ ही साथ अब इस पद को और हमने प्रथम इसलिए लिया क्योंकि देखिए आप स्टेशन पर रहेंगे, मान लीजिए छोटे स्टेशन में गाड़ी अगर लोकल गाड़ी चली जाएगी, उसके बाद आप स्टेशन मास्टर आप साथ होंगे, आप होंगे जो छोटा मोटा कार्य करने का, आप अपने टेबल पर बैठ के आराम से आसानी से पढ़ाई कर पाएंगे, आप अपने स्टडी के लिए टाइम दे पाएंगे। दूसरी बात, आपका शिफ्ट फिक्स है, 8 घंटे का काम होगा। उसके बाद अगर बड़े स्टेशन पे तो 12 घंटे का भी शिफ्ट है, तो आराम से अगर छोटे स्टेशन पे, इसका मतलब छोटे स्टेशन पे गाड़ी कम जाएगी तो आपको आसानी से टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। यानी वर्कलोड आपका फिजिकली वर्क एज कंपेयर टू ट्रैकमैन, एज कंपेयर टू अदर पोस्ट, आपका फिजिकल काम कम होगा, मेंटल काम ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, आप बहुत अच्छी चीज़ें सीख पाएंगे, स्टेशन मास्टर के साथ रहेंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे, इसलिए आपको हर जो वैकेंसी आएगी रेलवे में उसमें आपको बैठने दिया जाएगा। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए एक अच्छी बात है, जल्दी प्रमोट हो जाते हैं, टाइम अच्छा मिलता है, आपको वर्कलोड एकदम फिक्स है, इस टाइम से आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये असिस्टेंट पॉइंट्समैन का वर्क था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जिसको हमने लिया है अब हॉस्पिटल असिस्टेंट। देखिए, बहुत लोगों का ये चॉइस था कि हॉस्पिटल असिस्टेंट को फर्स्ट मानते हैं, लेकिन मेरी मानना में बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल असिस्टेंट में देखिए ये जो पद है स्पेसिफिक आप देखेंगे तो फीमेल के लिए तो बहुत अच्छा है एंड मेल के लिए भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं। असिस्टेंट पॉइंट्समैन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एक बेहतरीन मौका है जल्दी से स्टेशन मास्टर बनने का, जल्दी से गार्ड बनने का। देखिए, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम आएगा LDC लेवल पर, डिवीजन लेवल पे, तो और अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप अप्लाई कर पाओगे। अब हॉस्पिटल असिस्टेंट अच्छा है, लेकिन इसमें क्या, अस्पताल में प्यून हेल्पर के रूप में काम कर रहे जैसा है। आप इसमें क्या करेंगे, अस्पताल परिसर में फर्नीचर, दरवाजे, फिटिंग, वेंटिलेटर आदि को साफ सुथरा रखेंगे। नर्स के उपलब्ध न होने पर मरीजों को सेवा करना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ नर्स के निर्देश में आपको जो बेड तैयार करना होगा, मरीजों का तापमान यानी थर्मामीटर से लेंगे, मरीजों को कपड़े बदलना, ये सब
चिकित्सा उपकरणों की सफाई, ये सबसे ज़्यादा मेन है आपको। देखिए आप टेक्निकल तो जा नहीं रहे हैं, आप एज ए 10th पास जा रहे हैं, तो आपको जो भी साफ सफाई का काम है उपकरणों का वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेल को ये काम थोड़ा पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अपना जो ट्रेड वर्क ज़्यादा कर, यहाँ पर कोई ऐसा ट्रेड तो है नहीं, आपको जो भी निर्देश नर्स देंगे, डॉक्टर देंगे, वो आपको करना पड़ेगा, साफ सफाई से रिलेटेड सब कुछ। तो मेरे हिसाब से इसमें एज कम्पेयर प्रमोशन देखेंगे तो बहुत फास्ट है पॉइंट्समैन में, लेकिन हॉस्पिटल असिस्टेंट में ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, 3 से 4 साल में आप 1900 ग्रेड पे में चले जाएंगे, लेकिन अदर 10-10 साल लोग वेट कर रहे हैं एसएनटी में, जो आप 1900 ग्रेड पे भी जाने के, लेकिन वही पॉइंट्समैन 3 साल में ही 1900 ग्रेड पे में चले जा रहे हैं। इसलिए हॉस्पिटल असिस्टेंट को हमने दूसरे नंबर पे रखा। लेकिन महिलाओं के लिए देखा जाए तो आप एज आपका ड्यूटी फिक्स होगा, उस हिसाब से आप बेहतर है। अब बात करते हैं थर्ड में, जिसको हमने लिया है वो है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। अब देखिए दोस्तों, सिग्नल एंड टेलीकॉम में आप देखते होंगे स्टेशन के पटरी के आसपास बहुत सारे सिग्नल लगे होते हैं, ऐसे जो व्हाइट एक डब्बा लगा होता है, उसमें उसके बगल में एक डब्बा बीबी लिखा रहता है, वो बैटरी बॉक्स होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो बॉक्स लगे होते हैं छोटे छोटे, आप पटरी के जो साइड में आप देखते होंगे ऐसे ऐसे छोटे टर्मिनल लगा होता है, जिससे तार ज्वाइंट किया होता है पटरी में। तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, इनका देखरेख सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले करते हैं। अब हमने इसको थर्ड नंबर पे क्यों लिया? क्योंकि वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए एसएनटी में वर्कलोड उस आधार पे है। सबसे पहले मैं आपको काम बता देता हूँ। देखिए सभी रेलवे में जो सिग्नल्स एंड टेलीकॉम का जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका साफ सफाई करना, मेंटेनेंस करना। जैसे बैटरी है तो बैटरी लगा था, उसमें पानी जो डालते हैं, उसमें करंट और उसका वोल्टेज मापना, जो मल्टीमीटर होता है उससे आप लेते हैं। ठीक है, वो भी जो ईएसएम होते हैं जो, और जो जेई होते हैं, जो एसएससी होते हैं, उनके देख रेख में आप ये सब काम करते हैं। लेकिन जब सिग्नल का फेलियर होता है, कोई अन्य फेलियर के टाइम जरूरी टूल्स लेकर ईएसएम और सीनियर्स के साथ फेलियर पॉइंट्स में जाना और असिस्ट करना। मतलब अब रात में अचानक देखिए कोई ट्रेन आ रही हो, या कभी देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, सिग्नल लगा हुआ है, अचानक कभी सिग्नल ये ब्लिंक करना बंद हो गया, जलना बंद हो गया, ऑन द टाइम एसएनटी पहले आएंगे, उस समय आपको जरूरी टूल्स के साथ वहाँ पर पहुँचना होता है। ये वर्क होता है जो सिग्नल एंड टेलीकॉम असिस्टेंट का। अब इसको हमने थर्ड पे क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन हम आपको इसलिए बताते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हमेशा तो फेलियर आएगा नहीं। अब क्या ऐसा इतना तो फ्रीक्वेंटली आपने देखा नहीं होगा कि सिग्नल रोज आपके घर में बल्ब लगाते, क्या रोज खराब होता है? नहीं, कभी कभी खराब होता है। आप इसका मेंटेनेंस करते हैं, आपके घर में इन्वर्टर लगाता है, बैटरी क्या रोज खराब होता है? नहीं, आप उसको मेंटेन करते हैं। तो जैसे जैसे आप मेंटेन करते रहेंगे, आप मान लीजिए दिन में, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कोई आपका फिक्स ड्यूटी नहीं होगा 8 घंटा। आप 24 घंटे के लिए एक स्टेशन पे एक ईएसएम के साथ, जेई के साथ अलॉट हो जाएंगे। आप 24 घंटे के लिए उसमें जिम्मेदार हैं। कहीं कहीं बहुत बड़े स्टेशन पे जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे आपको 8 घंटे का शिफ्ट मिलेगा, लेकिन जनरली आप देखेंगे सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए 24 घंटे आप उस स्टेशन पर रहेंगे। अब उस 24 घंटे के दौरान मान लीजिए आप सुबह 8 बजे गए और आप 3 घंटे में एक साइड का पूरा मेंटेनेंस कर ले। मेंटेनेंस में क्या होगा, आप बैटरी की साफ सफाई कर लेंगे, उसमें जो आप उसमें ग्रीस लगा देंगे। आप उसके बाद ऑयलिंग करना होगा, आपका जो पटरी मूवमेंट करता है, इसमें आप थोड़ा ऑयल डाल देंगे, आप गियर को साफ सफाई कर लेंगे। साथ में साथ अगर बैटरी का करंट वोल्टेज ले लेंगे, मान लीजिए वो सब अगर मेंटेन है, तो आपने एक तरफ देखा, अगले दिन एक तरफ देखा, तो ये आपका मेंटेनेंस वर्क में आता है। तो मेंटेनेंस वर्क आप 3 से 4 घंटा कर लेने के बाद आप आराम से अपने रूम पर जाकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि आपका कोई वर्क फिक्स नहीं है। आपको जरूरत पड़े तो रात को 10 बजे भी आना पड़ सकता है, लेकिन हो सके आप सारा दिन आपका ऐसा कोई वर्क ना हो, आप आराम से आसानी से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी बात है। अब देखिए दूसरी बात क्या है इसमें, इसका एक और बेनिफिट देख लीजिए। अब फेलियर की बात करते हैं, जैसे सिग्नल फेलियर हुआ, सिग्नल कभी अचानक खराब हो गया, पॉइंट्स कभी फ्लैश करने लगा, इंटरलॉकिंग स्टेशन मास्टर का जो पैनल होता है जो खराब हो जाता है, तो ये सब सिग्नल एंड टेलीकॉम वाले देखते हैं। टेलीफोन कभी खराब हो गया, तो क्या ये सब रोज खराब होता है? नहीं। तो इस दौरान आपको इसका सिर्फ मेंटेनेंस करते रहना। मेंटेनेंस में करंट वोल्टेज आप अच्छे से चेक करते रहिए। तो अब ये काम बहुत ज़्यादा फिजिकल नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा वजन वाला काम नहीं, ये आपको मेंटल वर्क देता है। मेंटल वर्क आपको बहुत चीज़ें, टेक्निकल काम आपको सीखने को मिलेगा। आपको रेजिस्टेंस क्या है, आपको वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। आप आगे चल के टेक्निकल लाइन में जब एसएनटी का जो वैकेंसी आएगा, उसमें ईएसएम बनने के लिए, जेई बनने के लिए, तो आप टेक्निकली अच्छे होते चलेंगे, साइंस आपका अच्छा होता चला जाएगा। इस आधार पे ये बहुत ही अच्छा है। थर्ड पॉइंट पे हमने इसको एसएनटी को लिया है। तो अगर आपको एसएनटी मिलता है, अगर आपको मेडिकल असिस्टेंट मिलता है, अगर आपको पॉइंट्समैन मिलता है, तो एक बेहतर पद है, आपको आसानी से आगे जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। अब देखिए प्रमोशन की बात हम करते हैं, तो एसएनटी का भी प्रमोशन बहुत अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा प्रमोशन है तो आपका पॉइंट्समैन का ही प्रमोशन है। अब बात करते हैं असिस्टेंट एलटी एंड एसी। देखिए असिस्टेंट एलटी एंड जो लाइटनिंग, जो ट्रेन में जो लाइटनिंग होता है, जो बल्ब लगा होता है और जो एसी होता है, उसका मेंटेनेंस
ये करते हैं। ये ट्रेन में लाइट्स एंड एसी का देखरेख करते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं, उनका मेंटेनेंस रखते हैं और ट्रेन के बिजली उपकरणों और कनेक्शन के उचित कामकाज को भी देखते हैं। जो कनेक्शन है देखो, उसमें जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो भी होते हैं, लेकिन बेसिकली जो लाइटनिंग वाला होता है, जो बल्ब वाला होता है और जो एसी वाला होता है, इसका मेंटेनेंस असिस्टेंट एलटी एंड एसी करते हैं। जो एलईडी एसी सिस्टम को नियंत्रण करना और ध्यान रखना, ये भी उनका काम है। ट्रेन में जो फैन के साथ साथ चार्जिंग सॉकेट को भी देखते हैं। बेसिकली उसके लिए इलेक्ट्रिशियन होता है, लेकिन इनका भी देखरेख करते हैं। अब इसको हमने चौथे नंबर पे क्यों रखा? देखिए, ये वर्क खराब नहीं है, बहुत अच्छा वर्क है, इसमें भी आप टेक्निकली बहुत अच्छा चीज़ सीखें। लेकिन अब देखिए, आपको अब तो आप ग्रुप डी में ही इंजॉय तो नहीं कर रहे हैं ना ग्रुप डी को, आपको ही मन करेगा कि आप इसमें आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या होगा, अब ट्रेन में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो ट्रेन में कोई कितना पढ़ पाएगा? आपको नींद आने लगेगी, आपको सोने के लिए देखिए पतला सा बेड मिलता है, तो उसमें आप कितना अच्छे से पढ़ पाएंगे? तो आप पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये आपके लिए हमने चौथे पॉइंट पे रखा। लेकिन अगर किसी भाई को लगता है कि नहीं, हमको पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो असिस्टेंट लाइटिंग एंड एसी बढ़िया है। इसमें आपको रनिंग अलाउंस मिलेगा, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आपको शुरुआत ही आपको देखेंगे 40 से 50 हज़ार आपको हर महीने आना स्टार्ट हो जाएगा असिस्टेंट लाइटिंग एंड एसी। लेकिन जिनको आगे की तैयारी करना है, आगे बढ़ना है, आपको लगता है कोई आगे की हम तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ मजबूरी, बस सिर्फ बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया है, तो आपके लिए असिस्टेंट एलटी एंड एसी बेहतर पद नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट में। देखिए, असिस्टेंट डिपो एंड स्टोर, इसको हमने 5th नंबर पे रखा, इसलिए ये रेलवे के स्टोर में असिस्टेंट के तौर पे स्टोर को सुरक्षा और सहायता के लिए होते हैं। यानी कि देखिए, हर जो डिपोट मतलब जो स्टोर होता है, वहाँ पे रेलवे के अपना जो मान लीजिए रिस्पेक्टिव ब्रांच का जो सामान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए सिग्नल एंड टेलीकॉम का ये स्टोर है, तो वहाँ पर बहुत सारे सिग्नल इक्विपमेंट्स होंगे, जो बैटरी रखे होंगे, बहुत सारे सामान होगा, छोटे छोटे टूल्स होंगे, उन सब टूल्स को ज़रूरत पड़ने पे इशू करना और बड़े डिपो से उस सामान को लाकर यहाँ पर इकट्ठा करना। यानी डिपोट में होता क्या है, यहाँ से आप कहीं से अपने बड़े डिपोट से सामान ला के लोकल परचेज करके यहाँ आप इकट्ठा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर छोटे छोटे जो सेक्शन होते हैं, अगर उनका डिमांड होता है, उनको आप फुलफिल करते हैं। वहाँ पर एज ए असिस्टेंट आप वर्क करते हैं। एज ए असिस्टेंट डिपोट स्टोर में आप जो स्टोर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप रहते हैं, सामान को इशू करने में सहायता करते हैं, सामान को लोड और अनलोड करने में सहायता करते हैं, स्टोर के साफ सफाई करना है, इंस्पेक्शन के लिए हमेशा रेडी। देखिए, ये जो आपको हमने 5th स्टेशन के लिए थोड़ा सा फिजिकल होता है, क्योंकि देखिए सामान मान लीजिए ट्रक से आया तो उसको उतरवाना, उसको सुसज्जित करके रखना, उसको इशू करना, क्योंकि इशू तो हमेशा होता है। तो थोड़ा आप इसमें ऑल्दो ये ऑफिस वर्क जैसा ही, आप एक जगह ही रहेंगे, लेकिन आप फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमेशा इसका साफ सफाई रखना, कई अधिकारी आ रहे हैं तो इसका इंस्पेक्शन के लिए रेडी करवाना, इन सब के आधार पे ये हमने इसको 5th स्थान पे रखा है। लेकिन अब देखिए, ये टॉप 5 पोस्ट था जिसके बारे में हमने बात किया। तो सबसे पहले क्या है, जिसमें हमने आपको बताया पॉइंट्समैन हो गया, दूसरे नंबर पे मेडिकल असिस्टेंट, तीसरे नंबर पे हमने आपको बता दिया जो एसएनटी वाला, 4th नंबर पे आप देखेंगे जो 4th नंबर पे हमने लिया है लाइटनिंग एंड एसी वाला असिस्टेंट का, और 5th नंबर पे असिस्टेंट डिपोट स्टोर। अब देखिए, जो इस बार वैकेंसी आई है 2019 वाले में, जो 2018 वाले में, उसमें जो स्टोर का वर्कशॉप का वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर था। लेकिन इस बार अच्छी बात क्या है, इस बार इसके बाद भी बहुत सारे पद है, आप देखेंगे जिसमें वर्कशॉप लिखा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अब हमने टॉप 5 तो बता दिया। अब देखिए, जिनको भी ये पद वाला मिलेगा, असिस्टेंट डिपो स्टोर बता दिया। अब देखिए, वर्कशॉप जिनको भी मिलेगा वो भी अच्छा पद है। आप एकदम ऑफिस में मतलब वर्कशॉप में रहेंगे, वर्कशॉप का आपका टाइम फिक्स के हिसाब से वर्क करेंगे। अब नीचे के देखिए, तो अगर इनको मिलता है तो मजबूरन बस आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, देखिए डिपार्टमेंट बुरा नहीं है, काम को भी बुरा नहीं, लेकिन वर्क आपको आगे की तैयारी करने के हिसाब से थोड़ा फिजिकल वर्क ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से थोड़ा परफॉर्मेंस आपका डाउन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों टॉप 5 पोस्ट जिसके बारे में हमने बात किया। तो अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन करने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये आपको आपका जो मार्क्स होगा, जो आपका, और उसके बाद आपका जो मेडिकल कैटेगरी होगा, उसके आधार पर ही मिलेगा। आपने जो चॉइस दिया होगा उसके आधार पर ये आपको मिलने वाला। अब बात करते हैं सैलरी का। देखिए, हम सैलरी आपको स्लिप दिखा देते हैं कितना मिलता है ग्रुप डी में। सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए आपको जो सैलरी होगा वो ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे का होगा, बेसिक आपका 18,000 होगा उस समय। अब जो डी है वो 42% यानी 18,000 जो आपका बेसिक है उसका 42% आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, वो भी 1 से 2,000 के बीच में मिलता है। आप कहीं आते जाते उसका भी मिलता है। आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप एसएनटी में डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं या किसी डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे, तो अगर मान लीजिए इस स्टेशन पर पोस्टेड है, किसी काम बस दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ जाएगा, तो आपको इसका भी ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। एचआरए अभी देखिए जो जेड कैटेगरी है, यानी जो रूरल एरिया वाला है उसमें 9% होगा, उससे मॉडरेट वाले में 18%,
जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये 18%, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, उनमें एक्स कैटेगरी में यानी 27% दिया जाएगा। अब हम आपको दिखा देते हैं, देखिए सैलरी में देखिए आप अच्छे से देख लेंगे, ये अक्टूबर 2021 का सैलरी है, नांदेड़ डिवीज़न आप देख सकते हैं आप। अब देखिए ये टोटल ग्रॉस है 33,964 और शुद्ध नेट है 30,729। उसमें आपको बेसिक पे 19,000 यानी एक जो इंक्रीमेंट लगने के बाद का है 19,100, DRS अलाउंस है 5,931, उस समय महंगाई बता अब तो और बढ़ गया। एरियर्स मिला था उस समय 1,719 रुपया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस 1,800 रुपया क्योंकि एक्स कैटेगरी था। एरियर ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी आपको मिलेगा 384। ट्रैवलिंग अलाउंस उस समय 2100 और कंटीजेंट अलाउंस उसको 1680। और ये सब आपका कट होने के बाद हमको जो नेट जो सैलरी है वो 30,729 रुपये आपके हाथ में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये था सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप बेरोजगारी दूर कर लेंगे। आप 25,000 से लेकर 30,000 तक आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर ट्रेन में रहेंगे तो आपको 30 से 40,000 भी आप इनकम कर लेंगे। बात इनकम की नहीं दोस्तों, इनकम तो आप कर ही लेंगे, लेकिन बात हमने जो टॉप 5 इसलिए लिया क्योंकि जिसमें आप अच्छे से टाइम निकाल पाएंगे, अच्छे से सीनियर्स की हेल्प लेके आगे बढ़ पाएंगे। ग्रुप डी में जॉब लेना किसी का मकसद तो नहीं हो सकता, ये मेरे हिसाब से उन सबकी मजबूरी होगी, उनको बेरोजगारी दूर करने के लिए इन्होंने किया होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे आपको एक एक पद का जो बेसिक डिटेल है कि क्या वर्कलोड है, अब एक ही वीडियो में हम सब बताएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए टॉप 5 को बता दिया। अब सबका वर्क प्रोफाइल विद सैलरी हम आपको लाने वाले। देखिए दोस्तों, रेलवे में 3 से 4 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।